Sexual Harassment of Women at Workplace Prevention, Protection, Redressal Act 2013। तो इस कानून में हमारी क्या क्या बाध्यताएं हैं, सरकार का क्या दखल है, इसमें पेनल्टी प्रोविजंस क्या हैं? हमारे भारतवर्ष में महिलाएं पहले काम नहीं करती थी, बहुत ही कम जगह काम होता था। 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पास करी थी जिसमें एक महिला के साथ काम करते हुए राजस्थान में गैंग रेप हुआ था। सुप्रीम कोर्ट की वो गाइडलाइंस थी, वो गाइडलाइंस ही बन के रह गई। जेंडर इक्वालिटी, सेंसिटाइजेशन इम्पॉर्टेंट है। हमारे वर्क प्लेस पे, हमारी काम की जगह पे, प्रेमाइसेस में, बिजनेस में इक्वालिटी है, ये हमारी ट्रेनिंग है कि लोगों के बीच में ये नहीं होना चाहिए कि अरे ये महिला है, ये तो कर नहीं सकती। किसी भी तरीके की सेक्सुअल हरासमेंट, चाहे बोल के हो, चाहे टच करके हो, छूकर हो, किसी भी तरीके का शोषण अलाउड नहीं है। और खास करके जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, जो आपकी काम की जगह है, जिसे हम वर्क प्लेस बोलते हैं, एक्ट। नमस्कार दोस्तों, आज हमारा ये पॉडकास्ट बनाने का जो उद्देश्य है या इसको क्रिएट करना है, वो खासतौर से छोटे मझोले व्यापारी और उनको कानून की दृष्टि से किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि देखिए, हम सब लोग या आप लोग अपने व्यापार के एक्सपर्ट हैं, पर कानूनी रूप से उसमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता आपको होती है, हम बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता। जैसे मैं फर्स्ट जनरेशन बिजनेस एंटरप्रेन्योर हूँ, तो नहीं मालूम था, तो बहुत समय के बाद आया। कभी कभी कानूनी रूप से समस्याएं भी आईं। तो उद्देश्य ये है इस वीडियो को बनाने का कि आप लोगों तक वो सारी चीज़ें पहुँचें जो अभी स्टार्टअप करना चाहते हैं, कोई नया बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, जिससे वो पहले से अवेयर हों, पहले से उनको वो जानकारियाँ हों, जिससे वो देख सकें कि उनको आगे भविष्य में सरकारी या कोई ऐसी कानूनी वैधता का सामना ना करना पड़े। तो उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ कि आप मुझे समय देंगे या दे रहे हैं। और मैंने आज आमंत्रित किया है एडवोकेट इरा को, जो हमें बताएंगी कि जो हमारा कार्य क्षेत्र होता है या जो बिज़नेस जहाँ होती है, वहाँ पे किन किन कानूनी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली जो चीज़ है वो आज हम पॉश के ऊपर बात कर रहे हैं। तो मुझे तो ये समझ नहीं आया कि पॉश होता क्या है, तो आइए जानते हैं इरा जी से। इरा जी नमस्ते। नमस्ते सर। तो इरा जी थोड़ा बताइए, पॉश क्या है, कैसे शुरू होता है, मतलब क्या समस्या है ये पॉश, या कोई ज़रूरत है या क्यों है ज़रूरत, कब होती है ज़रूरत, ये हमें नहीं मालूम, तो बताइए प्लीज़। धन्यवाद सर, ये बहुत अच्छा आपने माध्यम शुरू करा है लोगों को बताने का पॉडकास्ट के थ्रू कि व्यापार करना, सोचते हैं व्यापार करना आसान है, लेकिन कभी कभी कानून के आगे व्यापार बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, मुश्किल बढ़ जाती है। लेकिन कानून आपकी सहायता के लिए भी है और आपकी रक्षा के लिए भी है। जो आपने बोला पॉश के ऊपर, सो पॉश है बेसिकली सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस प्रिवेंशन, प्रोटेक्शन, रिड्रेसल एक्ट 2013। तो पॉश क्यों बोलते हैं इसको? इसका तो कुछ और मतलब निकल रहा है। इसका जो शॉर्ट फॉर्म करा है, क्योंकि इतना बड़ा एक्ट को लोग याद नहीं रखे थे कि इतना बड़ा नाम है, इसीलिए पॉश बोलने लगे। POSH, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। ओके, जिससे कि लोगों को ये याद रहे कि ये एक्ट कोई सिर्फ बनाया ही इसीलिए है कि किसी भी तरीके की सेक्सुअल हरासमेंट, चाहे बोल के हो, चाहे टच करके हो, छूकर हो, चाहे कोई इमेज दिखाकर हो, कोई वीडियो दिखाकर हो, मैसेज भेजकर हो, किसी भी तरीके का शोषण अलाउड नहीं है। और ख़ास करके जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, जो आपकी काम की जगह है, जिसे हम वर्क प्लेस बोलते हैं एक्ट में। तो ये किन किन लोगों को इसका ध्यान रखना है, कैसे, मतलब कैसे जो टीम है वो आपस में, कैसे टीम में भी एक समस्या कभी हो सकती है, या मतलब थोड़ा सा इसमें विस्तार से बताइए। क्योंकि देखिए, हम हैं व्यापारी, हमको तो नहीं पता। अब आप इसकी एक्सपर्ट हैं, स्पेशलिस्ट हैं, तो आपसे जो हमको मदद मिल जाएगी, और हमारे माध्यम से यदि हम सारे व्यापारियों को ये बात बता पाए, तो हमारे तो ये भी एक बहुत बड़ी जीत की स्थिति बन जाएगी। तो किन को करना है, किन को नहीं करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, ये थोड़ा बताइए विस्तार से। बिल्कुल सर, ये सबको करना है। वर्क प्लेस का मतलब है काम की जगह। बड़े ही आसान शब्दों में, काम की जगह कोई भी हो सकती है, चाहे वो दुकान हो, चाहे वो कोई ऑफिस हो, चाहे आप डॉक्टर हैं, चाहे हॉस्पिटल है, चाहे स्कूल है, चाहे यूनिवर्सिटी है, चाहे कोई भी ऑफिस हो, चाहे किसी भी प्रोफेशन का,
लॉयर का, डॉक्टर का, सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट का, आईटी कंपनीज हो गई, आपकी ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री हो गई, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में फैक्ट्रीज हैं, सब जगह जहाँ पर भी 10 से ज़्यादा लोग काम करते हैं। अच्छा, मतलब 10 से ज़्यादा लोग जहाँ काम करते हैं वहाँ के लिए ये कंपलसरी है, आवश्यक है। चाहे तो 10 से कम वाले भी कर सकते हैं, चाहे, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। 10 से कम वाले अपनी मर्जी है, आप करिए, आपके ऊपर कानून की कंपल्शन नहीं है, कोई ये नहीं है कि बाध्यता नहीं है कि आपको करना ही करना ज़रूरी नहीं है। लेकिन हाँ, जहाँ पर भी 10 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, और इसमें एक और ख़ास चीज़ है, 10 से ज़्यादा लोगों में ये ज़रूरी नहीं है कि कोई महिला, कोई स्त्री काम करे तो ही बनाएंगे, नहीं। अगर 10 लोग आपके यहाँ सारे के सारे पुरुष ही हैं, मेल पर्सन्स ही काम कर रहे हैं, तब भी आप इसको बनाएं, आप इसको फॉलो करें। पॉश, अच्छा, कोई मतलब स्त्री नहीं है, महिलाएं नहीं हैं, तब भी संख्या 10 से ऊपर जाते ही या 10 होते ही, हाँ 10 होते ही आपको करने, ये लॉ को कंप्लाई करना कंपल्सरी है, ज़रूरी है, आवश्यक है। तो इस कानून में हमारी मतलब क्या क्या बाध्यताएं हैं, सरकार का क्या दखल है, और इसमें पेनल्टी प्रोविजंस क्या हैं, वो थोड़ा बताइए। पहले तो सर, सबसे पहली चीज़ मैं ये समझा दूं, ये बनाया क्यों है। बिल्कुल बिल्कुल। 2013 में क्यों आया ये। हमारे भारतवर्ष में महिलाएं पहले काम नहीं करती थी, बहुत ही कम जगह काम होता था। 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पास करी थी, जिसमें एक महिला के साथ काम करते हुए राजस्थान में गैंग रेप हुआ था। और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी भी महिला के साथ शारीरिक शोषण होता है किसी भी तरीके का, तो उनको, हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम उनको सुरक्षा दें, हम उनको सेफगार्ड करें। और वो हमसे मतलब है जो उस जगह का मालिक है, जो भी एम्प्लॉयर है, ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपने काम की जगह पे, वर्क प्लेस पे एक सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट करे। सुप्रीम कोर्ट की वो गाइडलाइंस थी 1997 में, वो गाइडलाइंस ही बन के रह गई। तब भी गाइडलाइंस हर कोई फॉलो नहीं करता, तब गवर्नमेंट ऑफिसेज में होती थी गाइडलाइंस फॉलो, लेकिन प्राइवेट में नहीं होती थी। बहुत सारे केसेस आते थे महिलाओं के, वो सब जाती थी सीधा पुलिस स्टेशन, क्योंकि और कोई तरीका नहीं था आपको अपने प्रॉब्लम को बताने का, इससे बचने का। या तो आप कोर्ट जाओगे या फिर आप पुलिस स्टेशन जाओगे। उसमें फिर गवर्नमेंट को समझ में आया कि पुलिस स्टेशन जाने से ये केसेस इतने बढ़ गए थे कि हमारे जो वर्क प्लेस है, एम्प्लॉयर है, जो काम की जगह है, बिजनेस वालों का नुकसान भी हो रहा है, क्योंकि उनका नाम खराब हो जाता है। पुलिस स्टेशन आने जाने में खर्चा है, कोर्ट का खर्चा है, वकील का खर्चा है, वकील होके भी बोल रही हूँ मैं। लेकिन इसीलिए गवर्नमेंट ने फिर 2013 में लॉ निकाला कि आप अपने ही प्रेमाइसेस में, अपनी ही जगह पर कमेटी बनाइए। जो कमेटी ये डिसाइड, किसी भी महिला के साथ किसी भी तरीके का शारीरिक शोषण होता है, सेक्सुअल हरासमेंट होता है, वो उधर उस कमेटी में कंप्लेंट डाल सके, जिससे कि ये कंप्लेंट आपकी ही प्रेमाइसेस, आपकी ही जगह से बाहर ना जाए और आप उसको वहीं पे ही सुलझा सकें। तो जो लॉ है वो बेसिकली इसलिए है। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ज़रूरी नहीं है कि महिला आपके यहाँ पे काम ही कर रही हो वही कर सकती है कंप्लेंट। अच्छा, कोई भी महिला हो सकता है, आपके यहाँ कोई विजिट कर रहा है आपका क्लाइंट, या आप ही का कोई फ्रेंड आया है, या आप ही का कोई फैमिली मेम्बर आया है, या कोई भी आया है इंटरव्यू देने के लिए, इंटर्न आए हैं, कोई भी विजिट भी कर रहा है, अगर उनके साथ भी आपके प्रेमाइसेस के, आपकी काम की जगह के लोगों ने, किसी ने भी बदतमीज़ी करी किसी भी तरीके की, और महिला को लगा कि ये सही नहीं है, तो वो कंप्लेंट फाइल कर सकती है। तो उसको फाइल कहाँ करनी होगी और वो कमेटी कैसे बनेगी? कमेटी बनती है, लॉ में ही दे रखा है, कमेटी बनेगी जो प्रेमाइसेस, जो बिजनेस आप कर रहे हैं उन्हीं लोगों के साथ। मिनिमम 5 लोगों की कमेटी बनती है, जो उसमें जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगी वो एक महिला होगी, और वो महिला वो होगी जो आपके ऑफिस में कोई भी सीनियर मोस्ट महिला अगर है तो। ठीक है। और फिर 2 और मेंबर हो सकते हैं, वो कोई मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, और एक एक्सटर्नल मेंबर कंपलसरी है।
अच्छा, मतलब एक हमको बाहर से किसी को लाना बाहर है। से कोई भी, जो एनजीओ को बुला सकते हैं, किसी लॉयर को बुला सकते हैं जिनको इस लॉ की नॉलेज हो, जो इसके बारे में काम कर रहे हो। तो आप उनको एक एक्सटर्नल मेंबर, जिससे कि महिला जिसने भी कंप्लेंट करी है और जिसके अगेंस्ट कंप्लेंट हुई है, उन दोनों को ये ना लगे कि ये तो कंपनी बिजनेस वाले अपने आपस में ही कर रहे हैं। ओके, इसीलिए एक्सटर्नल मेंबर एक अलग से बाहर का होना ज़रूरी है। ठीक है। इसमें मैनेजमेंट की तरफ से डायरेक्टर लेवल कोई भी कमेटी के मेंबर नहीं बनते। ओके, मीन्स जो ओनर हैं या डायरेक्टर हैं वो नहीं वो होते। इस कमेटी के मेंबर बिल्कुल नहीं हो सकते। नहीं, वो नहीं हो सकते। ओके, वो सिर्फ क्योंकि ये बनाया ही बेसिकली एम्प्लॉयज़ के लिए है, जो लोग काम कर रहे हैं, उनकी सेफ्टी के लिए, उनकी सेफ गार्ड के लिए। हाँ, इसको कमेटी को बनाना, आपके प्रेमाइसेस में सेफ गार्ड होना चाहिए, एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए, ये सारी जिम्मेदारी मैनेजमेंट की है, एम्प्लॉयर की है, ओनर की है। और अगर वो नहीं करते इसको कंप्लाई, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट की पेनल्टी भी है। हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं, जिनके पास हमारी एक साल की एक एनुअल रिपोर्ट भी जाती है कि हमने ये लॉ बनाया है, इसको फॉलो कर रहे हैं, कमेटी बना रखी है और हमारे ये एनवायरनमेंट अच्छा है। तो वो उनका कोई नाम है उस पद का, जो उस पदेन होते हैं जो लोग वहाँ, जिनको हमको ये रिपोर्ट करनी होती है, या वो हमसे कभी भी आके पूछ सकते हैं, एट सडन हमारे यहाँ आके कभी भी जांच कर सकते हैं, क्या ऐसा कुछ होता वो है? कभी भी जांच भी कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स होते हैं। हाँ, तो उसका मतलब उसका पद क्या है, नाम क्या है उसका पद का? डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर किस चीज़ के? पॉश। वो पॉश के लिए अलग से हाँ, डेडिकेटेड ऑफिसर है? हाँ जी, अच्छा, नोडल ऑफिसर। हम्म, अगर किसी जगह पर किसी भी बिजनेस अपने, क्योंकि वो सोचते हैं कि चलो हमारे इतने एम्प्लॉयज़ नहीं हैं, हमारे इतने लोग काम करने वाले नहीं हैं, 10-15 लोग ही हैं, या वो नहीं भी बनाते और किसी महिला के साथ कुछ गलत हो जाता है, हादसा, और वो कंप्लेंट करना चाहती है, वो शिकायत करना चाहती है, तो हर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ने अपने ही डिस्ट्रिक्ट में एक लोकल कंप्लेंट कमेटी बना रखी है। अच्छा, तो वो वहाँ पे भी आप कंप्लेंट डाल सकते हैं। मतलब जो जिसको शिकायत करनी है, वो चाहे तो ऑर्गेनाइजेशन में शिकायत करें, अपने जो अगर ऑर्गेनाइजेशन में है तो नहीं, तो वो लोकल कंप्लेंट कमेटी गवर्नमेंट की है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर वहाँ पे भी जा सकते अच्छा, हैं। कंप्लेंट होने के बाद तो उसको रिड्रेसल का प्रोसेस क्या है, कि वो वापस ऑर्गेनाइजेशन पे आएगी, या ऑर्गेनाइजेशन के लोग उसको देखेंगे, या ऑर्गेनाइजेशन में जो उसको हेड करते हैं वो देखेंगे, और प्रोसेस क्या है? और एक और, उससे पहले मैं बता दूं, एक और जगह है, अभी शुरू करा है रिसेंटली, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने, एक बोलते हैं शी बॉक्स, सेक्सुअल हरासमेंट ई बॉक्स। सो ये क्या है? वहाँ पर भी आप ऑनलाइन जाइए, आप वो शी बॉक्स में भी कंप्लेंट डाल सकते हैं। अच्छा, और अब हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हर वर्क प्लेस के लिए ये भी कंपलसरी होता जा रहा है कि आप मिनिस्ट्री ऑफ विमेन में शी बॉक्स के अंदर अपने आप को रजिस्टर करिए, ये बताइए कि आपके पास कंप्लेंट्स कमेटी है या नहीं है। जो आपने बात बोली कि कंप्लेंट का प्रोसीजर क्या है, कंप्लेंट कमेटी बनाने के बाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें उसको रोकना है, हमें सेक्सुअल हरासमेंट को ख़त्म करना है, रोकना है। तो उसके लिए हमें पहले तो एक तो कंप्लेंट कमेटी की जिम्मेदारी है, ओनर की जिम्मेदारी है कि वो ट्रेनिंग दे, लोगों को हाँ, तो बताए। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूँगा। तो ट्रेनिंग के लिए हमें किसी को बाहर से बुलाना है, या कैसे, मतलब वो, या स्टाफ का कोई सीनियर आदमी वो ट्रेनिंग दे सकता है, या वो कहीं ट्रेनिंग लेने जा सकते हैं? ट्रेनिंग लेने जाने के लिए बहुत सारी जगह हैं और बहुत सारे ट्रेनर्स हैं, लेकिन हाँ, ट्रेनिंग के लिए आपको बाहर से ही ट्रेनर एक बुलाना पड़ेगा जो स्पेशलाइज्ड हो इसमें। तो ऐसी कोई जगह है जहाँ से हम अप्रोच कर सकें एज ए बिजनेसमैन? यदि मैं आप जानना चाहूँ कि मुझे ये बनाना है, मैं 10 से ज़्यादा लोग मेरे पास हैं, और मुझे ऐसी कोई कमेटी बनानी है, और तो जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग हैं वो तो मैं बना सकता हूँ, लेकिन बाहर से किनको मुझे अप्रोच करना है, थोड़ा इसमें मुझे बताइए। तो मिनिस्ट्री ऑफ विमेन अब इस चीज़ में हेल्प कर रही है लोगों को। आपको वैसे ऑनलाइन बहुत सारे ट्रेनर्स मिल जाएंगे, एक्सटर्नल मेंबर्स मिल जाते हैं, एनजीओज हैं जो लोग सेक्सुअल हरासमेंट पे जो काम कर रही हैं, एडवोकेट्स हैं, आप किसी भी एडवोकेट को ले सकते हैं, प्रोवाइडेड मतलब हम आप बोले हैं कि आप ही इस पॉडकास्ट में आई हो, इरा जी, आप ही देख लो, तो आप देख लोगे? हाँ जी, मैं पिछले ऑलमोस्ट 9 साल से एक्सटर्नल मेंबर हूँ कई सारी कंपनीज की कमेटी में,
और मैं कई सालों से ट्रेनिंग भी दे रही हूँ। तो ट्रेनिंग के लिए ये ज़रूरी है कि कोई बाहर से हो, क्योंकि ट्रेनिंग हम सिर्फ पॉश के लॉ पे नहीं देते। हम ट्रेनिंग सिर्फ ये नहीं है कि कानून क्या है, ट्रेनिंग का मेन पर्पस ये है कि महत्व ये होना चाहिए हर ट्रेनर के दिमाग में कि हमें ये करना ही नहीं है। जेंडर इक्वालिटी, सेंसिटाइजेशन इम्पॉर्टेंट है कि आप ये हमारे वर्क प्लेस पे, हमारी काम की जगह पे, प्रेमाइसेस में, बिजनेस में इक्वालिटी है, इक्विटी है, ये हमारी ट्रेनिंग है कि लोगों के बीच में ये नहीं होना चाहिए कि अरे ये महिला है, ये तो कर नहीं सकती, अरे ये तो इस जगह से आई है, इस शहर की है, ये लैंग्वेज बोलते हैं, इन लोगों को नहीं पता। ये हमारा मेन पर्पस ये नहीं है कि आपको लॉ समझाया जाए। लॉ हम बताते हैं, वो ज़रूरी है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका माइंडसेट ये हो जाए कि आप किसी भी तरीके का डिफरेंस ना लेके आए, बाइसनेस ना मतलब लेके आए। हमारा पर्पस कानून बनाने का ये है कि वुमेन्स के लिए या महिलाओं के लिए सेफ वर्किंग प्लेस बनाना। हाँ जी, उद्देश्य सरकार का ये है उद्देश्य कि उनको खुल के काम करने की आज़ादी हो। हाँ। तो जैसा मैंने एक बार एक पॉडकास्ट में या वीडियो में कहा था कि हे इंडियंस, महिलाओं को टीवी चैनल्स की टीआरपी बढ़ाने के लिए नहीं, कार्य क्षेत्रों में भेजिए, वो देश की 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, 6 ट्रिलियन इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करें। तो हीरा जी, थैंक यू, आपने बहुत प्रकाश डाला। और इसके अलावा क्रक्स में ऐसे 4-5 बिंदु बता दीजिए कि जो हम मान लिया आज मैं करना चाहता हूं, तो मुझे सबसे पहले स्टेप्स क्या क्या लेने हैं, कि सबसे पहले मैं क्या करूं, सेकंड में क्या करूं, थर्ड में क्या करूं, फोर्थ में क्या करूं। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है, हमारे हर प्रेमाइसेस में जहाँ पे भी काम करते हैं उधर हम एक तो पहले एक्ट होना चाहिए आपके पास, पॉश का लॉ आपके पास होना चाहिए। मिलता कहाँ से है, वो आप दोगी? हम दे देंगे, ऑनलाइन भी ऑनलाइन अवेलेबल है। तो ऑनलाइन वेबसाइट, किसी भी वेबसाइट पे आजकल आप एक्ट का नाम डालेंगे गूगल पे, एक्ट मिल जाएगा। बट द राइट वेबसाइट इज, क्योंकि जो सारे बेयर एक्ट सही नहीं होते, इंडिया कोड करके एक है जो पार्लियामेंट की वेबसाइट है, उसी से ही आप ले लीजिए। दूसरा, एक्ट के बाद इम्पॉर्टेंट है पॉलिसी होना, कि आपके पास ये पॉलिसी है। तो पॉलिसी ओनर बना सकता है या उसके लिए सर्टेन कोई डॉक्यूमेंटेशन है, या वो डॉक्यूमेंटेशन भी साइट पे मिलते हैं, या साइट पे मिलेंगे, लेकिन हर ऑर्गेनाइजेशन की नीड के, काम के, लोगों के हिसाब से पॉलिसी में थोड़ा चेंज आता है। पॉलिसी में ये आ जाएगा सेक्सुअल हरासमेंट क्या है, कौन कंप्लेंट डाल सकता है, कहाँ डाल सकते हैं, कंप्लेंट का प्रोसीजर क्या है, लेकिन थोड़ी बहुत चीज़ें बदलती हैं पॉलिसी में। पॉलिसी होना सबसे ज़रूरी है। दूसरा, आपके पास पॉलिसी के बाद एम्प्लॉयज़ की, जितने भी आपके कर्मचारी हैं, उन सब की एक ट्रेनिंग होना, इसके बारे में साल में एक बार कम से कम कंपलसरी है। अच्छा, एक बार आवश्यक है। एक बार, आप एक से ज़्यादा भी कर सकते हैं। जो कमेटी के मेंबर्स आपने बनाए हैं उनकी भी ट्रेनिंग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो लोग कोई भी ना लीगल बैकग्राउंड का नहीं होता जो एम्प्लॉयज़ कमेटी में मेंबर होते हैं। तो उनको कानून की तरह से कैसे अगर सामने शिकायत आई तो जो भी महिला है, कंप्लेनेंट है, उससे कैसे बात करना है, कैसे उससे गवाही लेनी है, कैसे उससे डॉक्यूमेंट लेना है, वो सब ट्रेनिंग में दिया जाता है। ऐसे ही जिसके अगेंस्ट कंप्लेंट हुई है तो उससे कैसे बात करनी है, क्या गवाही लेनी है, क्या डॉक्यूमेंट लेना है, उसकी भी ट्रेनिंग दी जाती है। वो भी ट्रेनिंग कम से कम 1 साल में कंपलसरी है। उसके बाद साल में एक हमें एनुअल रिपोर्ट, हर जगह को एक एनुअल रिपोर्ट अपने ही कंसर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को सबमिट करनी कंपलसरी है। और उसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन है, उसके लिए कोई पैसा जाता है? नहीं, उसके लिए कोई पैसा नहीं जा रहा। रजिस्ट्रेशन आपका सिंपल होता है कि आप जाइए अपने डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, कंसर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स को दे दीजिए कि ये हमारी एनुअल रिपोर्ट है, हमने कमेटी बना रखी है, ये पॉलिसी बनी हुई है हमारी, और अगर कभी आपकी पास कोई कंप्लेंट आई है तो हमें ये डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को उस एनुअल रिपोर्ट में ये भी बताना है कि हमारे पास ये कंप्लेंट आई थी, हमने इस कंप्लेंट को सुना है, इसकी सुनवाई हुई है, और कंप्लेंट सुनने के बाद कमेटी की क्या रिकमेंडेशन है मैनेजमेंट को वो बता जाते हैं, और मैनेजमेंट ने क्या उस पर एक्शन लिया है वो बताना होता है। तो यहाँ मेरे हिसाब से 2 स्थिति आएंगी कि या तो रिपोर्ट्स, या तो वो कंप्लेंट सही होगी या गलत होगी। तो इन दोनों परिस्थिति में क्या करना चाहिए यदि एज ए एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन देखूं? तो ये जो लॉ है, इसमें एक खूबसूरत बात ये है कि इसमें सिर्फ हमने कंप्लेंट डालने पे बात नहीं करी है, इसमें ये भी बात करी है कि कोई महिला कोई झूठी कंप्लेंट डालती है तो उसकी भी पनिशमेंट है।
अगर जैसे किसी महिला ने कंप्लेंट डाली और ये पता चलता है, कमेटी ने निकाला सारा पूछताछ करके, गवाहियाँ इकट्ठी करके, ये पता चलता है कि ये कंप्लेंट सही है, तो जो भी पुरुष है जिसने ये गलत किया है, और ये सिर्फ पुरुष के अगेंस्ट नहीं होती, ये महिला के अगेंस्ट भी हो सकती है। हो सकता है किसी महिला ने किसी महिला के साथ बदतमीजी करी हो, तो वो भी कंप्लेंट हो सकती है। हाँ जी। तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि जो रिस्पोंडेंट बोलते हैं हम, कि वो रिस्पोंडेंट ज़रूरी नहीं है कि वो कोई पुरुष ही हो, महिला भी हो सकती है, कोई ट्रांसजेंडर भी हो सकते हैं, LGBTQ कम्युनिटी के भी हो सकते हैं, कोई भी कम्युनिटी के हो सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। किसी भी महिला के साथ अगर हुई है तो उनके अगेंस्ट भी सुना जा सकता है। अगर ये निकल के आता है कि ये कंप्लेंट सही है, तो कमेटी ये भी रेकमेंड कर सकती है कि आप इस पर्सन को टर्मिनेट कर दीजिए, निकाल दीजिए, या इसकी सैलरी रोक दीजिए 1 महीने 2 महीने के लिए, या प्रमोशन रोक दीजिए। वो कमेटी कुछ भी रेकमेंड कर सकती है। और बट जो भी रिकमेंडेशन जाता है कमेटी का, वो सर्विस रूल्स के हिसाब से जाता है, उस ऑर्गेनाइजेशन की जो भी सर्विस रूल्स बने हुए हैं। ओके, सो ऐसे केस में या तो उसको टर्मिनेट किया जा सकता है या उसको प्रमोशन से रोका जा सकता है। दैट डिपेंड ऑन द हाउ हीनियस इज दैट। हाँ, लेकिन कमेटी सिर्फ रेकमेंड करती है, कमेटी कुछ ऑर्डर नहीं कर रही। कमेटी रिकमेंडेशन देती है मैनेजमेंट को, डायरेक्टर को, ओनर को। ओके, ये अब मैनेजमेंट, डायरेक्टर और ओनर के ऊपर है कि अगर जैसे टर्मिनेशन का करा फॉर एग्जांपल, तो टर्मिनेशन करने का अपना एक प्रोसीजर होता है हर सर्विस रूल्स के अकॉर्डिंगली। तो वो फिर मैनेजमेंट को वो सर्विस रूल्स के अकॉर्डिंगली प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। तो ड्यूरिंग द अपॉइंटमेंट जब फुल टाइम में हम करें किसी को, तो उस समय में ये क्लॉज वहाँ होना चाहिए कि यदि ऐसा पाया जाता है तो हम आपको तुरंत टर्मिनेट कर सकते हैं, या हम आपको सुधरने का मौका देंगे, या क्या? वो मैनेजमेंट के ऊपर है, अपने वो सर्विस रूल्स में क्या लिखना चाहते हैं। नहीं, ये अपॉइंटमेंट लेटर या सर्विस रूल? सर्विस रूल, अपॉइंटमेंट लेटर नहीं। ठीक है। जैसे गवर्नमेंट के सर्विस रूल्स हैं, सिविल सर्विस रूल्स हैं, वो उसके अकॉर्डिंगली फॉलो करेंगे, क्योंकि वो गवर्नमेंट के बने हुए हैं। अगर सिविल सर्विस हमारे तो सर्विस रूल ही नहीं है, हम तो जानते नहीं है सर्विस रूल क्या होता है। अगर आपके सर्विस रूल नहीं है तो आपको सर्विस रूल्स बनाने बहुत जरूरी है, क्योंकि सर्विस रूल ही आपको बताता है कि अगर नहीं, यहाँ हमारे से मतलब हम व्यापारियों से है, हमसे नहीं है। तो हमारे यहाँ हमारे से मतलब हम व्यापारी जो अभी उस स्तर पे नहीं हैं, हमको सच में ये बात पता नहीं होती है कि सर्विस रूल क्या होते हैं। एक अपॉइंटमेंट लेटर हम दे देते हैं, लेकिन सर्विस रूल शायद हम बहुत कम लोगों को पता है। आपके माध्यम से यदि ये लोगों को पता चले तो आपको सर्विस रूल्स बनाने हैं अपने इस जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी आप सर्विस रूल बनाते हो, जो भी उसमें कंडीशंस रखते हो, दैट विल बी सर्विस रूल पार्ट एज फार एज माई अंडरस्टैंडिंग इज कंसर्न। एंड जहाँ जागो वहाँ सवेरा है, यदि नहीं है तो बना सकते हैं, और है तो बहुत अच्छा है, आप तो ग्रेट है। सो सर्विस रूल के हिसाब से आपको वो करना है। सर्विस रूल के हिसाब से मैनेजमेंट फिर एक्शन लेती है। लेकिन अगर पता चलता है कि कंप्लेंट डालने के बाद कि ये कंप्लेंट झूठी थी, तो फिर कंप्लेनेंट के अगेंस्ट भी सेम एक्शन लिया जा सकता है। उसको भी टर्मिनेट किया जा सकता है, उसको भी सस्पेंड किया जा सकता है, उसकी भी सैलरी डिडक्ट की जा सकती है। सेम प्रोसीजर जो हम दूसरी पार्टी के लिए कर रहे हैं। अच्छा, यदि झूठी है तो फिर ये उसको भी हो सकता है। हाँ। तो आपकी समझ से ऐसे लोगों को क्या ऑर्गेनाइजेशन में कंटिन्यू करना चाहिए? सर, ये बहुत ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये पर्सन टू पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मैं श्योर शॉर्ट येस और नो का सही हाँ या ना का जवाब नहीं दूंगी, क्योंकि जो कंप्लेंट है वो सिर्फ कंप्लेंट इस चीज़ की नहीं है कि वो मैं आदमी वर्ड यूज़ कर रही हूँ, पुरुष वर्ड यूज़ कर रही हूँ, लेकिन कोई भी पर्सन हो सकता है कि उसमें ये नहीं है कि उस पुरुष की मानसिकता क्या थी उस समय, कि वो उस महिला के साथ चाहता था कहीं जाना या नहीं जाना चाहता था। एक बड़ा छोटा एग्जाम्पल देके मैं बता देती हूँ कि अगर कोई एक फॉर एग्जाम्पल कोई एक पुरुष एक महिला से ये बोलता है कि ऑफिस में आप आई हैं, आप बहुत सुंदर दिख रही हैं, आपके कपड़े बड़े अच्छे हैं और आप मेरे साथ डिनर पे चलिए। अगर वो महिला मना कर देती है, कंफर्टेबल फील नहीं करती, उसको सही नहीं लगता और वो मना कर देती है, लेकिन फिर भी वो पुरुष बार बार उससे रोज़ बोल रहा है आज भी आप बड़ी अच्छी लग रही हैं, लाल रंग आप पे बड़ा अच्छा लग रहा है, आप चलिए, तो वो महिला उस पुरुष के अगेंस्ट कंप्लेंट कर सकती है। अब आप ये देखिए, ये बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है। इसमें उस पुरुष कोई बोलेगा कि नहीं, उस पुरुष ने तो कुछ भी गलत नहीं बोला, उन्होंने तो तारीफ करी है और डिनर पे ही तो ले जाने की बात करी है। हो सकता है उनके दिमाग में कुछ गलत ना हो,
बिल्कुल सही बात है। हो सकता है वो सिर्फ फ्रेंडली नोट पे चाह रहे हो, बट उस महिला ने उस चीज़ को अपने ऊपर कैसे लिया, उसके मानसिक स्थिति, उसको कैसे फील हुआ, उसका उन सारी बातों से क्या इम्पैक्ट हुआ, वो इम्पोर्टेंट है। अच्छा, आप ये कह रही हैं कि उसके इन प्रयासों से कोई ट्रॉमा तो क्रिएट नहीं हो गया? हाँ, उसको अगर अच्छा नहीं लगा, ओके, वो, क्योंकि अब कोई बोलेगा अच्छा नहीं लगने की क्या बुराई है, कोई बुराई नहीं है, लेकिन वो अफेक्ट करता है आपके परफॉर्मेंस पे। वो महिला अगर उसको अच्छा नहीं लगा, अब वो उस पुरुष के साथ, अब वो पुरुष पता चला वो उसका मैनेजर ही है, उनको ही रिपोर्ट करना है, तो वो नहीं कर पाएगी कंफर्टेबली, वो खुल के आराम से सेफली, कंफर्टेबली, कामली, शांतिपूर्वक काम नहीं कर पाएगी। उसके दिमाग में बार बार आता रहेगा, हो सकता है मुझे फिर बोल दे, हो सकता है मेरा प्रमोशन रोक दे, हो सकता है मेरे को कुछ ऐसा स्थिति बना दे मेरे लिए कि मैं जॉब छोड़ना पड़े। हाँ। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। तो ऐसी कंडीशन में भी इम्पैक्ट है, जो बेसिकली इम्पैक्ट के ऊपर जाते हैं हम, इंटेंशन के ऊपर नहीं जाते। हो सकता है पुरुष की इंटेंशन अच्छी हो, पर उसने, उनकी बातों से जो इम्पैक्ट हुआ है वो इम्पोर्टेंट है कि वो इम्पैक्ट कितना ज़्यादा किस महिला ने उसको लिया है। तो क्या ऐसे में कभी कभी काउंसलिंग की जरूरत भी पड़ती होगी फिर तो? बिल्कुल पड़ती है, बिल्कुल पड़ती है। तो वो काउंसलिंग एचआर को करनी चाहिए या किसको करनी चाहिए? अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एचआर है इस कॉम्पिटेंट कि वो काउंसलिंग करें तो वो कर सकते हैं, नहीं तो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हैं, सर्टिफाइड साइकोलॉजिस्ट, जो ये काउंसलिंग का सेशंस करते हैं। अगर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है किसी महिला पे तो यस, उनको साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है। तो मैं मुझे ऐसा लग रहा है, ये तो मतलब हीरा जी से अभी मैं बहुत लंबे समय तक बात कर सकता हूँ। तो अभी हो गया है, अगला पॉडकास्ट के लिए हम बिल्कुल हीरा जी आपसे चाहेंगे कि आप कंटिन्यू करें इसको। सो यदि मैं इसको कंक्लूड करना चाहूँ तो आप यदि 10 से ज़्यादा लोगों की बड़ी कंपनी हैं या कोई प्राइवेट लिमिटेड हैं या आप पार्टनरशिप कंपनी है या प्रोप्राइटरशिप कंपनी है, तो आपको पॉश इम्प्लीमेंट करना है अपने यहाँ, और उसके बाद महिलाओं को अपने कार्यक्षेत्र में सुरक्षा प्रदान करनी है जिससे वो खुल के काम कर सकें। तो उम्मीद है आप इस पॉडकास्ट से अवेयर हुए होंगे, जानकार हुए होंगे। तो कहते हैं ना, जानकार बनिए, सुरक्षित रहिए। तो महिलाओं के लिए भी और पुरुषों के लिए भी, जैसा अभी बताया हीरा जी ने कि 10 पुरुष भी हैं तब भी आपको, 10 पुरुष या उससे ज़्यादा हैं तब भी आपको पॉश इम्प्लीमेंटेशन करना है। और इसमें कोई ऐसा ये नहीं है कि आपको जाके कहीं खड़े होना है, चक्कर लगाना है। ये आपके अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको एक सिस्टम, एक प्रोसेस बनाना है, जिस प्रोसेस से आपको सुरक्षा प्रदान करनी है अपनी महिला सहकर्मियों के लिए। तो उम्मीद है आप इससे कुछ इससे आपको कुछ मिला होगा। और इसी के साथ इस आशा में कि अगली बार हीरा जी हमें फिर इस अपना समय दे के जागरूक करेंगी और उसके हमारे माध्यम से आप भी जागरूक होंगे। मैं हीरा जी आपको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। और मेरी जो ऑडियंस है, अब यद्यपि अभी हमने इधर यहाँ शुरू किया है, हमारा दूसरा चैनल है जहाँ हम पहले वीडियो डालते थे, पर अब ये प्रयास है व्यापारियों के साथ बातचीत करने का। तो उम्मीद है व्यापारी गण इससे सीखेंगे और अपने यहाँ ऐसी सुरक्षाएं प्रदान करेंगे। और इसी के साथ आपका बहुत बहुत आभार। आप समय दिया आपने देखने के लिए, अंत तक देखा होगा तो निश्चित रूप से करबद्ध आपको प्रणाम है, नमस्कार है। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।